हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ स्कैटरिंग एंगल्स आर रिलेटेड इन लैब फ्रेम एंड इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम में कैसे स्कैटरिंग एंगल्स जो है आपका रिलेट करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली कनेक्टिंग लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, तो लैब फ्रेम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, लैब फ्रेम में हमारे पास ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल ये है, राइट। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। तो लैब फ्रेम में आपके पास ये वाला जो पार्टिकल होगा यानी टारगेट जो होगा, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, दिस इज योर टारगेट। सो जो टारगेट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रेस्ट पे। तो इसकी जो वेलोसिटी हो गई ये हो गई 0। ओके, लैब फ्रेम में टारगेट आपका जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो गई 0, मान लेते हैं इसका मास है m2। फिर हमारे पास है फर्स्ट पार्टिकल जो कि आपका प्रोजेक्टाइल है, इसका मास m1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1l है। ओके, तो ये पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे होते हुए, इस तरीके से होते हुए यहाँ पे टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये जो m1 मास का पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में चला गया और m2 मास का जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में चला गया। मान लेते हैं ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस का डायरेक्शन है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन से आफ्टर कोलिजन जो m1 पार्टिकल है वो θ1 एंगल बनाता है और m2 पार्टिकल जो है वो θ2 एंगल बनाता है। अब वेलोसिटी भी इनकी चेंज हो चुकी होगी, वेलोसिटी हो चुकी होगी। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी v1l डैश, पहले v1l था, कोलिजन के बाद v1l डैश हो गया। फिर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v2l थी, कोलिजन के बाद ये v2l डैश हो गया। तो ये हो गया आपका लैब फ्रेम का एक पिक्चर बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। लेट्स टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर स्कैटरिंग की बात करेंगे तो उसमें कोई भी पार्टिकल आपका रेस्ट पे नहीं रहेगा, चाहे वो टारगेट हो चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो। सो टारगेट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और प्रोजेक्टाइल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं इसका मास m1 है प्रोजेक्टाइल का और टारगेट का मास है m2। ओके, तो ये इधर से आता रहेगा, ये इधर से आता रहेगा। आफ्टर सम टाइम ये दोनों कोलाइड करेंगे या कोलिजन करेंगे। तो जब कोलिजन करेंगे, मान लेते हैं व्हाइट वाला पार्टिकल जो है आपका इस डायरेक्शन में चला गया और रेड वाला पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में चला गया। ओके, राइट। तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगा थीटा एंड दिस एंगल इज योर पाई माइनस थीटा। मान लेते हैं वेलोसिटी जो है वो है v1c इस पार्टिकल की, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v1c डैश आफ्टर कोलिजन। v2c पहले थी टारगेट की वेलोसिटी, नाउ इट इज योर v2c डैश, राइट। तो अब हमें करना क्या है, ये θ1 यानी पहले पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ओके, तो ये जो स्कैटरिंग एंगल है θ1, ये इस थीटा से कैसे रिलेट करेगा और ये जो θ2 है स्कैटरिंग एंगल वो थीटा से कैसे रिलेट करेगा। तो थीटा जो है वो स्कैटरिंग एंगल है पार्टिकल का इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और θ1 जो है या θ2 जो है वो है स्कैटरिंग एंगल इन लैब फ्रेम। तो इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लैब फ्रेम में अगर हम सिंपल एक रिलेशन निकालें तो सपोज हमारे पास ये है। okay, so this is, let's say, your x-axis, this is y-axis and there is also a z-axis. okay, right। मान लेते हैं हमारे पास ये है पार्टिकल यहाँ पे, let's say this is our particle m1, this is your particle m2 at any time। okay, और इस पार्टिकल का मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है r1। सेंटर ऑफ मास इन दोनों m1 और m2 का यहीं कहीं लाई करेगा, तो मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया एंड दिस इज योर rcm। ओके, और मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से जो m1 का वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास से m1 का जो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज योर rcm। तो वेक्टर एडिशन से अगर हम बात करें तो फ्रॉम वेक्टर एडिशन रूल r1 इज नथिंग बट दिस इज योर rcm प्लस दिस इज नॉट rcm, दिस इज लेट्स से r1c। ओके, दिस वन इज योर r1c। तो r1 इज इक्वल टू हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू हो जाएगा rcm प्लस r1c। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा dr1 अपॉन dt, ये हो जाएगा drcm अपॉन dt।
and this one is your dr1c upon dt. So position, rate of change of position vector is nothing but this is your velocity. Okay, so this is your v1l क्योंकि r1 जो है वो लेफ्ट फ्रेम में है. ओके, एंड दिस इज योर vcm velocity of center of mass, and this one is your v1c यानी velocity of particle in with respect to center of mass. This r1c is position vector of m1 with respect to center of mass. ओके, तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन कि अगर हमारे पास लेफ्ट फ्रेम है तो उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे. दैट इज दिस फार्मूला v1l इज इक्वल टू vcm प्लस v1c. सिमिलरली हम मान सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये r2c है m2 पार्टिकल के लिए. मान लेते हैं इसका पोजीशन r2 है, तो हम लोग दिखा सकते हैं r2 इज नथिंग बट दिस इज योर rcm प्लस r2c जैसे हमने इसका निकाला, एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v2l इज इक्वल टू vcm प्लस v2c. तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट फ्रेम में हमारे पास और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी उसका ये रिलेशन होगा. ओके, सो वी कैन राइट हियर बिफोर कोलिजन जो हमारे पास रिलेशन होगा that is given by v1l is equal to vcm प्लस v1c पहले पार्टिकल का. दूसरे पार्टिकल का अगर हम करेंगे v2c is equal to v2l, दिस इज l, राइट. पहले पार्टिकल का हो गया, दूसरे पार्टिकल का करेंगे तो v2l is equal to vcm प्लस v2c. तो बिफोर कोलिजन ये रिलेशन आपका आ गया, और आफ्टर कोलिजन अगर आप बात करोगे तो सारे के ऊपर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा. आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा v1l डैश इज इक्वल टू vcm प्लस v1c डैश. रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटीज को और ये हो जाएगा v2l डैश इज इक्वल टू vcm, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो आपके पास सेम ही रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास रिलेशन आ गए. एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इट इज डिफाइंड बाय vcm. हमारे पास होता है vcm इज इक्वल टू m1 v1l प्लस m2 एंड दिस इज योर v2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है वहीं से हम लोग निकालते हैं. बेसिकली rcm इज नथिंग बट m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2. दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिफ्रेंशिएशन और यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा. ओके, राइट. तो ये हमारे पास आ गया इतना vcm का फार्मूला. ओके, एंड दिस इज वेरी जनरल फार्मूला, वी नो दैट. ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ v1l एंड v2l. तो अगर हम बात करें v2l की, सो v2l इज 0, so let's substitute here. So here we have vcm. Okay, let's write v2l is equal to 0. Since v2l is equal to null vector या 0, so we have vcm is equal to m1 v1l upon m1 plus m2 हो जाएगा हमारे पास. ओके, राइट. तो vcm is equal to m1 upon m1 plus m2 v1l. This implies vcm is parallel to v1l. क्यों? क्योंकि vcm it's multiplied by some constant into v1l. केवल इतने के ही बराबर है. तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों कैसे होंगे, these two vectors are parallel. ओके, राइट. लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि v1l किस डायरेक्शन में है. तो v1l आपका x डायरेक्शन में है, केवल इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है. इसका मतलब vcm भी किस डायरेक्शन में हो जाएगा, x डायरेक्शन में हो जाएगा. ओके,
since V1L is in x direction, so this implies VCM is also in x डायरेक्शन। ये भी आपका x डायरेक्शन में हो जाएगा VCM भी, राइट। ओके ओके, तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट फार्मूला इज आफ्टर कोलिजन का जो फार्मूला है VCM में, आफ्टर कोलिजन जो फार्मूला है दैट इज गिवन बाय V1L डैश। ये फार्मूला जो हम लोगों ने निकाला था आफ्टर कोलिजन, ये वाला पहले पार्टिकल का अगर ले लें, सो V1L डैश इज इक्वल टू VCM एंड दिस वन इज योर V1C डैश। ओके, तो अगर इसका हम x कंपोनेंट लिखें, सो x कंपोनेंट इसका हो जाएगा दैट इज नथिंग बट V1L डैश इसका x कंपोनेंट, VCM का x कंपोनेंट एंड V1C डैश का x कंपोनेंट। सो V1L डैश का x कंपोनेंट V1L डैश ही होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। सो V1L डैश कहाँ है? V1L डैश ये है V1L डैश। तो इसका x कंपोनेंट जब लेंगे तो मतलब V1L डैश, अगर हम यहाँ पे देखें ये है V1L डैश वेक्टर, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा V1L डैश कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा V1L डैश साइन थीटा। सो V1L डैश का जो आपके पास है x कंपोनेंट दैट इज नथिंग बट V1L डैश कॉस थीटा और y कंपोनेंट कितना होगा? कॉस थीटा 1 सॉरी, और y कंपोनेंट हो जाएगा V1L डैश साइन थीटा 1। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट। सो दिस इज V1L डैश कॉस थीटा 1। VCM का x कंपोनेंट VCM ही होगा क्योंकि आपका ये x डायरेक्शन में है, तो केवल यही कंपोनेंट इसका बचेगा। V1C डैश x, इसको भी देख लेते हैं। सो V1C डैश x, दिस इज योर V1C डैश, इसका x कंपोनेंट लेंगे मतलब इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट, सो दिस इज नथिंग बट V1C डैश cos थीटा। दिस इज योर V1C डैश cos थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ओके, इस फार्मूले से हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया x कंपोनेंट। अगर हम इसको y कंपोनेंट निकालें, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 1। ओके, फिर अगर हम इसी इक्वेशन का आफ्टर कोलिजन का इक्वेशन जो है इसको अगर हम y कंपोनेंट निकालें, y कंपोनेंट इट इज नथिंग बट V1L डैश का y कंपोनेंट। ओके, सो V1L डैश का y कंपोनेंट, VCM का y कंपोनेंट, ओके, प्लस V1C डैश का y कंपोनेंट। सो V1L डैश का y कंपोनेंट देखेंगे हम लोग तो ये कितना होगा? सो दिस इज योर V1L डैश, इसका y कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में वेक्टर। सो दिस इज योर cos थीटा 1 x डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन से ये थीटा 1 एंगल बना रहा है, तो cos थीटा 1 हो जाएगा इस डायरेक्शन में sin थीटा 1। सो दिस इज योर V1L डैश sin थीटा 1, V1L डैश sin थीटा 1। VCM, क्योंकि VCM आपका x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट होगा नहीं, दिस इज 0। V1C डैश देखना पड़ेगा हमें, V1C डैश। ओके, सो इसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज V1C डैश cos थीटा और y डायरेक्शन में जो होगा वो होगा V1C डैश sin थीटा। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस हियर, हमें y कंपोनेंट चाहिए, सो ये हो जाएगा V1C डैश sin थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सो V1L डैश sin थीटा 1 is equal to V1C dash sin theta, and let's say this is our equation number 2. Divide equation 2 with equation 1. Divide equation 2 by equation 1. Okay, so what we have here we have V1L dash sin theta 1 divided by left को left से, right को right से, so this is V1L dash cos थीटा 1। ओके, फिर RHS में आ जाएंगे, सो V1L डैश sin थीटा 1 ये LHS था तो इसका RHS हो जाएगा V1C डैश sin थीटा
डिवाइडेड बाई इसका RHS कितना होगा, इक्वेशन 1 से देखना पड़ेगा, VCM प्लस V1C डैश cos थीटा। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो। राइट, तो देखें यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ये V1L डैश कैंसिल हो गया। राइट, तो हमारे पास आ गया tan थीटा 1, तो हियर वी हैव tan थीटा 1 इज इक्वल टू, और अगर हम इसमें से V1C डैश कॉमन ले लें, लेट्स टेक V1C डैश कॉमन हियर, तो यहाँ पे आ जाएगा V1C डैश, दिस इज योर साइन थीटा, और इस वाले में से V1C डैश अगर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे V1C डैश है नहीं, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज योर VCM अपॉन V1C डैश, और यहाँ पे क्योंकि V1C डैश है तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ जस्ट cos थीटा बचेगा। ओके, एंड दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर साइन थीटा अपॉन VCM प्लस V1C डैश प्लस cos थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हमारे पास, साइन थीटा अपॉन VCM अपॉन V1C डैश प्लस cos थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकाल के रखना है कि VCM अपॉन V1C डैश की वैल्यू कितनी होती है। ओके, राइट, सो लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, तो अगर हम बिफोर कोलिजन वाला फार्मूला देखें, सो बिफोर कोलिजन हमारे पास जो फार्मूला था पहले पार्टिकल के लिए वो क्या था, बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें तो हमारे पास था V1L, 1 second, so this is your V1L is equal to VCM प्लस V1C, इतना फार्मूला था। राइट, ओके, VCM की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था, VCM की वैल्यू कहाँ पे निकाला था, 1 सेकेंड। ओके, तो हेयर इट इज, ये हमारे पास था VCM की वैल्यू। ओके, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे उठा करके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा M1 अपान M1 प्लस M2 एंड दिस इज योर V1L। ओके, VCM की वैल्यू हो गया प्लस V1C, तो अब V1C अगर हम इधर रखें और बाकी उसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा M1 अपान M1 प्लस M2 and this one is your V1L is equal to V1C, right? Okay, so this is your C, this is like L but this is your C. Okay, right, so V1L हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। okay, so this is L, कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2, राइट, एंड दिस वन इज योर V1C, या हम लोग लिख सकते हैं V1C इज इक्वल टू, इसका हम LCM ले लें अगर तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, है ना, यहाँ पे क्योंकि 1 है और ये M1 प्लस M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और फिर माइनस M1, राइट, इतना हो जाएगा, और फिर आपके पास है V1L, ये आ जाएगा। सो V1C इज नथिंग बट दिस इज योर M2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई V1L, ये आ जाएगा हमारे पास V1C की वैल्यू। ओके, सिंस इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम velocity of center of mass is 0, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करते हो तो बाय डेफिनेशन वो क्या होता है, ऐसा फ्रेम जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी 0 होगी और आफ्टर कोलिजन भी 0 होगी। सो दिस इंप्लाइज, सो मोमेंटम इन center of mass frame, momentum in center of mass frame before and after collision,
इंडिविजुअली जीरो, इंडिविजुअली जीरो। ओके, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करोगे तो उसमें बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। तो हम फिर से चलते हैं अपने फिगर की तरफ। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। सो अगर बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1c, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। सो दिस वन इज योर m1 v1c प्लस m2, लेकिन v2c जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस v2c। ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम बात करेंगे आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा m1 v1c डैश। ओके, फिर आ जाएगा cos थीटा, राइट, एंड देन यू हैव माइनस m2 v2c डैश, और फिर ये आ जाएगा cos थीटा। ओके, सो लेट्स सी ये हमारे पास कितना आता है। सो ओके ओके यस हियर। सो अगर बिफोर कोलिजन की हम बात करेंगे, बिफोर कोलिजन इन CM फ्रेम, ओके, सो बिफोर कोलिजन हमारे पास हो जाएगा m1, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया v1c माइनस m2 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये प्लस m2 होगा माइनस v2c होगा। तो ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जीरो है तो ये दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 v1c माइनस m2 v2c इज इक्वल टू जीरो, या आ जाएगा हमारे पास v1c इज नथिंग बट m2 अपॉन m1 v2c। okay, so let's say this is our equation number 4, equation 3 4, this is our equation number 5। तो ये v1c और v2c में हमारे पास एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली हम मोमेंटम जीरो करेंगे सेंटर ऑफ मास का आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये हो जाएगा आपके पास m1, एक्स डायरेक्शन में केवल ले रहे हैं m1। ओके, और वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास v1c, क्योंकि इस डायरेक्शन में था v1c, है ना, ये थीटा एंगल था, सो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा v1c cos थीटा, v1c cos थीटा प्लस m2, और फिर v2c के लिए जब निकालेंगे सो दैट इज नथिंग बट माइनस v2c cos थीटा, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में था, पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा था, राइट। ओके, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब टोटल आ जाएगा m1 v1c cos थीटा प्लस m2 माइनस v2c cos थीटा, और ये मोमेंटम भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो वही रिलेशन आएगा, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लेंगे। सो दिस वन इज नथिंग बट m1 v1c माइनस m2 v2c इज इक्वल टू जीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा, यही सेम रिलेशन आएगा जो कि इक्वेशन नंबर 5 है। तो ये हमने एक्स डायरेक्शन में देख लिया, आफ्टर कोलिजन वाई डायरेक्शन में भी देखेंगे तो इसी तरीके का हमारे पास रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये आ गया। सिंस हम लोग बात कर रहे हैं स्कैटरिंग की, कौन सी स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग। सिंस दिस इज इलास्टिक कोलिजन, since this is elastic collision, so by definition kinetic energy before collision, elastic collision का मतलब क्या होता है, kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, ये दोनों सेम होना चाहिए। ओके, kinetic energy before collision in center of mass frame is equal to kinetic energy after collision in center of mass frame। so this kinetic energy का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो बिफोर कोलिजन जब करेंगे तो m1 v1c स्क्वायर प्लस m2 v2c स्क्वायर इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन जब करेंगे तो v1c v1c डैश हो जाएगा, v2c v2c डैश हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का मास चेंज नहीं हो रहा है, राइट। and this one is your m2
वी टू सी डैश। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि ये तभी इक्वल होंगे जब आपके पास v1c इज इक्वल टू v1c डैश होगा। जस्ट कंपेयर कर देंगे m1 का कोफिशिएंट m1 के साथ, m2 का कोफिशिएंट m2 के साथ, एंड v2c इज इक्वल टू v2c डैश। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। ओके, राइट। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। तो अगर हम अब बात करें वेलोसिटी कैसे रिलेटेड हैं, यानी v1c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v1l कितना होगा। सो v1c की वैल्यू ये हमारे पास इक्वेशन 4 से ये हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है या m1 की जो वेलोसिटी है वो लैब फ्रेम में कितनी होगी, वो इस तरीके से रिलेटेड है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 हम लोग बोल सकते हैं कि v1c, 1 सेकेंड, v1c is equal to v1c dash is equal to this is your m2 upon m1 plus m2, m2 upon m1 plus m2, and this is your v1l. Let's call this is your equation number 7. okay, right, ये आ जाएगा हमारे पास। अब सिमिलरली v2c के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा कि v2c की वैल्यू कितनी है। सो v2c हमारे पास हो जाएगा, v2c के लिए हमें अगर निकालना है सो v2c भी देखना पड़ेगा। v2c कहाँ है, v2c हमारे पास जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, यस, फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर हम देखें तो v2c बराबर या v1c बराबर m2 अपान m1, सिंस v1c बराबर m2 अपान m1 v2c, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो v2c हमारे पास आ जाएगा m1 अपान m2, v2c m1 अपान m2, v1c आ जाएगा। v1c की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, ये है। सो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस इज योर m1 अपान m2, v1c की वैल्यू ये हमारे पास है m2 अपान m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v1l, m2 से m2 कैंसिल, सो v2c इज इक्वल टू v2c डैश, और v2c की वैल्यू कितनी है, दिस इज योर m1 अपान m1 प्लस m2 v1l। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी देख लिया कि पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल के यानी टारगेट की, जो हम टारगेट बोल रहे हैं बार बार, उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास और लाइफ फ्रेम में कैसे रिलेटेड होगी, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। दिस इज, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गया। ओके, अब लेकिन हमें चाहिए था क्या, हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हमें tan θ1 जो इक्वेशन 3 में हमने निकाला है VCM अपान V1c डैश, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स डू दैट। सिंस VCM हमारे पास कितना है, VCM हमारे पास था m1 v1l अपान m1 प्लस m2, इतना ही था, राइट। और इसको हम लोग अगर v1c डैश की वैल्यू रखें, और v1c डैश की वैल्यू कितनी है, v1c डैश की वैल्यू है आपके पास m2 अपान m1 प्लस m2 v1l, इतनी वैल्यू है, राइट। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें एक्चुअल में यही वैल्यू चाहिए थी, VCM अपान V1c डैश, VCM अपान V1c डैश चाहिए था। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो हमारे पास आ जाएगा VCM अपान V1c डैश इज इक्वल टू, VCM ये है आपके पास m1 v1l अपान m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई, और v1c डैश की वैल्यू कितनी है, m2 अपान m1 plus m2, and this is also your v1l। ओके, सो v1 ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ से, सॉरी नॉट m1, जस्ट v1l कैंसिल हो गया, m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज नथिंग बट m1 अपान m2। तो इसका मतलब VCM अपान V1c डैश की जो वैल्यू आई है, दिस इज योर m1 अपान m2। इसको उठा करके हम लोग रख देंगे अपने इक्वेशन 3 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू
साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस m1 अपान m2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसे। सो दिस वाज योर इक्वेशन VCM अपान, ओके, सो दिस इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसका वैल्यू रख दिया VCM अपान V1 C डैश, ओके, इतनी वैल्यू आ गई। और अगर हम इसको कॉस थीटा में चेंज करना चाहें, सो बेसिकली यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल है θ1 और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल है थीटा, वो कैसे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है इस फार्मूले से। तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा आपका θ1 है और मतलब लेफ्ट फ्रेम का एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, और राइट हैंड साइड में आपका स्कैटरिंग एंगल है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। लेकिन जनरली इसको हम लोग cos θ1 के टर्म में निकालते हैं। सो cos θ1 अगर हम निकालना चाहें यूजिंग दिस फार्मूला, तो हमारे पास cos θ1 का जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज गिवन बाय 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर θ1, इतना होता है। सो tan θ1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। सो cos θ1, tan θ1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे। सो दिस इज योर 1 प्लस tan स्क्वायर θ1, सो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा एंड प्लस m1 अपान m2, ओके, प्लस m1 अपान m2 tan थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके, राइट। और ये आपका डिनोमिनेटर थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम लोग। सो दिस इज योर, ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos थीटा प्लस m1 अपान m2 का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो ये हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस m1 अपान m2 का होल स्क्वायर, ओके, राइट। और ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है, राइट। और फिर यहाँ पे ये 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपान m2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है cos थीटा, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट cos थीटा प्लस m1 अपान m2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास जो अंडर रूट है ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर भी हट जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट cos थीटा प्लस m1 अपान m2 आ जाएगा। दिस वन इज योर cos थीटा 1, ओके। और ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो cos थीटा 1 इज नथिंग बट दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपान m2 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका बचेगा अंडर रूट, इसको हम लोग ओपन भी कर लेते हैं। तो दिस इज योर cos स्क्वायर थीटा प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, इतनी वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस m1 स्क्वायर अपान m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा आ जाएगा। फिर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट, ओके। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो cos थीटा 1 इज नथिंग बट दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपान m2, ओके, डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, ओके, प्लस m1 स्क्वायर अपान m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 अपान m2 cos थीटा। ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट कौन सा, जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, स्कैटरिंग एंगल ऑफ पार्टिकल 1, स्कैटरिंग एंगल ऑफ पार्टिकल विद मास m1 इन लेफ्ट फ्रेम। तो ये आपका लेफ्ट फ्रेम में है और इधर जो है पूरा RHS में है वो थीटा है, और थीटा किस फ्रेम में एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, वो है आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का हम लोगों ने निकाल लिया है, ओके।
नाउ लेट्स कैलकुलेट द सेकेंड पार्टिकल, यानी थीटा 2 हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो थीटा 2 अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। सो आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास और लेफ्ट फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है वो क्या फार्मूला है? आफ्टर कोलिजन का जो फार्मूला है वो है v2l डैश इज इक्वल टू vcm प्लस v2c डैश, ये फार्मूला है। तो अगर इसका x कंपोनेंट आप निकालोगे तो इसका x कंपोनेंट जैसे हम लोगों ने प्रीवियस फार्मूले को प्रूफ किया उसी तरीके सिमिलरली इसको प्रूफ करेंगे। सो x कंपोनेंट अगर निकालोगे तो v2l डैश इसका x कंपोनेंट, vcm का x कंपोनेंट और v2c डैश का x कंपोनेंट। ओके, सो v2l डैश का x कंपोनेंट क्या होगा? दैट इज नथिंग बट दैट इज योर v2l डैश cos theta, okay, cos theta 2। okay, let's see। so v2l डैश कहाँ है आपके पास? ये जो फिगर हमारे पास था फर्स्ट फिगर, ओके ये है। सो v2l डैश कहाँ है? ये है v2l डैश। तो इसका अगर x कंपोनेंट निकालोगे तो ऑब्वियसली x एक्सिस से थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा v2l डैश cos थीटा 2। फिर आ जाइए v2c डैश, तो v2c डैश ये एंगल हो जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा। सो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस v2c डैश cos थीटा। ओके, ये हो जाएगा माइनस v2c डैश cos थीटा। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट, और vcm आपका केवल x डायरेक्शन में ही है तो ये vcm ही बचेगा, राइट। सो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट विजुलाइज द फिगर, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। सो v2l डैश cos थीटा 2 इज इक्वल टू vcm, x कंपोनेंट vcm ही होगा क्योंकि केवल x डायरेक्शन में ही है, और हमारे पास आ जाएगा v2c डैश इज नथिंग बट माइनस v2c डैश cos थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और अगर y कंपोनेंट इस इक्वेशन का निकालोगे, ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसका y कंपोनेंट अगर निकालोगे, सो y कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास v2l डैश y vcm y, जो कि 0 होगा क्योंकि vcm का कोई y कंपोनेंट है ही नहीं, और ये हो जाएगा v2c डैश y। सो v2l डैश y अगर आप करोगे सो दैट इज नथिंग बट माइनस v2l डैश साइन थीटा 2 होगा। ओके, क्योंकि ये इस तरीके से वेक्टर है ना, तो इधर से थीटा 2 एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो इधर इसका माइनस y एक्सिस में आएगा कंपोनेंट, राइट। इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर माइनस y एक्सिस में आएगा, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ओके, राइट, 1 सेकेंड, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंपोनेंट, vcm का कंपोनेंट 0 होगा, v2c डैश y, और v2c डैश y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस v2c डैश साइन थीटा। ओके, राइट। सो लेट्स कॉल दीज इक्वेशंस, इसको हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन दिया था? लेट्स से, ओके, सो दिस इज 8, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 9 विच इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट, और फिर हमारे पास है लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 10, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 11। ओके, नाउ डिवाइड इक्वेशन 11 बाय इक्वेशन 10, divide equation 1 second, 11 by 10 या 10 by 11? no, 11 by 10, equation 11 by equation 10। ओके, राइट। सो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस v2l डैश, तो चाहे तो हम माइनस इधर भी है माइनस इधर भी, इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये प्लस हो गया। सो v2l डैश दिस इज योर साइन थीटा 2 अपॉन, इसका LHS हो गया और इसका LHS डिवाइड होगा v2l डैश cos थीटा 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, फिर इसका RHS लेंगे इक्वेशन 11 का, v2c डैश दिस इज योर साइन थीटा। ओके, एंड देन यू हैव इक्वेशन 10 vcm माइनस v2c डैश cos थीटा, v2c डैश cos थीटा। ओके, सो v2l डैश v2l डैश कैंसिल, राइट, और ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो और अगर हम यहाँ से v2c डैश कॉमन ले लें, सो ये हो जाएगा v2c डैश साइन थीटा
डिवाइडेड बाई, यहाँ से V2C डैश कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा VCM अपान V2C डैश, राइट, VCM अपान V2C डैश, और यहाँ बचा माइनस कॉस थीटा। V2C डैश से V2C डैश आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा इधर, LHS में बचा tan थीटा 2 और RHS में आपके पास बचा साइन थीटा अपान VCM V2C डैश माइनस कॉस थीटा। ओके राइट, इसकी वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी, इसकी वैल्यू हम उठा के सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट वाज योर VCM। सो VCM आपके पास था, सिंस VCM जो था वो था आपके पास इक्वेशन, ओके सो यस, VCM वैसे हमें याद भी है, दैट वाज योर M1 V1L, ओके M1 V1L, क्योंकि V2L तो 0 है, अपान M1 प्लस M2, एंड व्हाट वाज योर V2C डैश, ये हमें देखना पड़ेगा। सो V2C डैश हमारे पास कितना है, ओके सो V2C डैश इज M1 अपान M1 प्लस M2 V1L, M1 upon V2C dash is nothing but M1 upon M1 plus M2 V1L। तो इसका मतलब है कि VCM, this implies V2C dash is equal to VCM। सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो ये V2C dash आ जाएगा आपके पास VCM के बराबर और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स tan थीटा 2 is equal to साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा, ओके साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। और इसको हम लोग ऐसा कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 कैंसिल हो जाए, तो वो आपके पास फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला, राइट। सो ये ओपन होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो गया। दैट मीन्स वी हैव tan थीटा 2 इज नथिंग बट cos थीटा 2 अपॉन, सॉरी cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास cot थीटा बाई 2 का फार्मूला। और cot थीटा बाई 2 को हम लोग ये RHS को सॉल्व करें, राइट, ये cot थीटा बाई 2 हो गया, फिर RHS को और सॉल्व करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो LHS में आपके पास है tan थीटा 2, RHS में है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा 2 इज नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, या हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, सो हमने दो रिलेशन निकाला, एक हमने निकाला cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस m1 अपान m2, ओके, अपान 1 प्लस m1 स्क्वायर अपान m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 अपान m2 cos थीटा। यानी पहले पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल है लैब फ्रेम में वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे रिलेटेड है, और दूसरे पार्टिकल के लिए जो हम लोगों ने निकाला है फार्मूला थीटा 2 इज नथिंग बट पाई माइनस थीटा अपान 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे आपका जो लैब फ्रेम में स्कैटरिंग एंगल है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से रिलेटेड है। एक्चुअल में यहाँ पे अंडर रूट होगा, सॉरी, ओके राइट। सो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट in this lecture.